नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की है उसका जो सेट नंबर 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो आपका प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, यह आपकी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह सेट है। तो इस सेट को आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक लगाना होता है और लास्ट में अपना स्कोर बताना होता है कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना सही हुआ है। तो यह हमारा सेट नंबर 2 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट नंबर 2 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि 5 जो स्टार्टिंग के प्रश्न आपको मिलेंगे ये करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, लद्दाख में। हाल ही में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रेजांगला युद्ध स्मारक का जो उद्घाटन है वह लद्दाख में किया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने केसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है उसने केसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीवीएस लक्ष्मण को। हाल ही में वीवीएस लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा डेफिनेटली सही जवाब है। तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली, यह किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है उसका नाम है पोचमपल्ली और आपको मिलेगा यह तेलंगाना में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तेलंगाना राज्य में मिलेगा आपको पोचमपल्ली गांव, जो कि दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह करंट अफेयर्स का लास्ट प्रश्न आज का है, और पराली दो खाद लो योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पराली दो और खाद लो इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इस स्कीम को हाल ही में शुरू किया गया है। तो यह यूपी करंट अफेयर्स का प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब यहां से जीएस और जीके के प्रश्न शुरू होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चाकुओं का नगर के नाम से फेमस है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो चाकुओं का नगर कहा जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा, रामपुर को जो है हम चाकुओं का नगर भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और दाब का एसआई इकाई आपसे यहां पे पूछा गया है, क्या होता है। तो दाब की एसआई इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। ऑप्शन ए आपका यहां पे बिल्कुल सही है, पास्कल। आपको बताना है कि 2021 का जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था नोमैडलैंड को। तो इस नोमैडलैंड मूवी के डायरेक्टर कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। निर्देशक कौन थे, आपसे पूछा गया है। तो नोमैडलैंड के डायरेक्टर थे आपके स्लोए झाओ, तथा इस मूवी को जो है आपका बेस्ट पिक्चर मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया था 2021 के ऑस्कर में। तथा इसी पिक्चर के लिए जो क्लोए झाओ थे इनको बेस्ट निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ऑस्कर 2021 में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो डायनामो यह कार्य करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कांच जो है वह पराबैंगनी किरणों को काटने का काम करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, आपका जो क्रुक्स कांच होता है यह पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, ये सभी हिस्ट्री के प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और प्लासी का जो युद्ध है यह कब लड़ा गया था, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो प्लासी का युद्ध आपका कब लड़ा गया था? तो एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। यह डेट थी 23 जून 1757 की। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 जून 1757 को आपका लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के मध्य अंग्रेजी सेना के मध्य लड़ा गया था आपका प्लासी का युद्ध। तथा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में जो है आपकी सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न। यह बहुत ही ज्यादा निर्णायक युद्ध था। अंग्रेजी सत्ता को स्थापित करने वाला यह एक प्रकार का युद्ध था। इसी युद्ध के बाद जो अंग्रेजी सत्ता थी लगभग भारत में स्थापित हो गई थी। तो इस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। यह लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो युद्ध था भारत की 3 सेनाओं ने लड़ा था। एक सेना थी बंगाल के नवाब की, मीर कासिम की। तो मीर कासिम की एक सेना थी और इसके अलावा अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उसकी एक सेना थी और एक सेना थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की। तो इन तीनों सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, बक्सर का युद्ध जिसे हम कहते हैं, 22 अक्टूबर 1764 को। तथा इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। कौन था? तो हेक्टर मुनरो जो था वह अंग्रेजी सेनापति था इस बक्सर के युद्ध में। तथा इस बक्सर के युद्ध में किसकी विजय होती है? तो अंग्रेजों की विजय हो जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजों के लिए यह जो युद्ध था सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे कुछ स्रोत दिए गए हैं। हमारे इंडियन पॉलिटी का यह प्रश्न है और उनका देश दिया गया है कि किस देश से ये स्रोत संबंधित हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो स्रोत है हमने लिया है अमेरिका से। बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बिल्कुल सही है। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। लेकिन यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया, यहाँ पे जर्मनी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका क्या? तो यहाँ पे आपका होगा जापान से लिया गया आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वही जर्मनी से हमने क्या लिया है? तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो उपबंध है उसको हमने लिया है किससे? तो जर्मनी से। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जर्मनी वाला जो ऑप्शन था वहाँ पे करेक्ट नहीं था। यहाँ पे राइट आंसर आपका होना चाहिए था जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी कि जो स्रोत है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वह कहाँ से है? तो जापान से प्रेरित है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है आपके उत्तर पश्चिम भाग में वह होती है पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से यह वर्षा देखने को मिलती है जाड़ों के समय में, शीत ऋतु में। और तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है यह कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत थी यह 1942 में हुई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। और किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है टर्की को। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। टर्की को हम यूरोप का मरीज कहते हैं। टर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा जो है आपकी टर्की की राजधानी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है और राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी किस अनुच्छेद में किया गया है राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान? तो आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 165 जो है आपका राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। तो आर्टिकल ऑप्शन ए वाला जो बिल्कुल सही 165। तथा आपका जो राज्य का महाधिवक्ता होता है यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यानी कि राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वह कहते हैं हम राज्य के महाधिवक्ता को। इससे संबंधित जो अनुच्छेद वो अनुच्छेद 165 है। वहीं भारत सरकार का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है उसको हम कहते हैं भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तथा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आर्टिकल 76। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। आजादी के पश्चात पहली बार जो परिसीमन आयोग था इसका गठन कब किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रश्न का फटाक से आप जवाब दीजिए।
तो आज़ादी के बाद पहली बार जो आपका परिसीमन आयोग था इसका गठन किया गया था 1952 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो एक संशोधन किया गया था 2002 में इसी परिसीमन आयोग से रिलेटेड। तो 2002 का एक संशोधन था जिसको हम कहते हैं 84th अमेंडमेंट, 84वां संविधान संशोधन। इसी के तहत वर्ष 2026 तक जो है आपका जो लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का जो परिसीमन है वह रोक दिया गया था, यानी कि 2026 के बाद ही अब अगला परिसीमन आयोग बिठाया जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1952 में पहली बार परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी। तथा इसके बाद आप याद रखिएगा जो आपका परिसीमन आयोग है इसको हम बाउंड्री कमीशन, इसको हम सीमा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तथा इस परिसीमन आयोग का जो गठन है प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता है संसद के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, हमारी जो संसद है, संसद के द्वारा संविधान का जो अनुच्छेद 82 है उसका उपयोग करके हर जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम को लागू किया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा एक फैक्ट और आप याद कर लीजिएगा, जो आपका परिसीमन आयोग है, परिसीमन आयोग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा आपका जो परिसीमन आयोग है यह निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं परिसीमन आयोग से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस संविधान संशोधन का नाम था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी के तहत जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि किस राज्य की जो सीमा है वो भूटान से नहीं लगती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि भूटान से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेघालय जो है आपका भूटान से सीमा साझा नहीं करता। इसके अलावा जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और इसके अलावा एक राज्य और है जो आपका भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इस राज्य का क्या नाम है? तो इस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यानी कि 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये सभी आपके भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन आपका जो मेघालय राज्य है यह भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर आपको जलप्रपात दिए गए हैं और उनके सामने नदी दी गई है, यानी कौन सा जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है आपको दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो जोग जलप्रपात है यहाँ पे नर्मदा नदी दिया गया है, तो यह बिल्कुल ही गलत दिया गया है। आपका जो जोग जलप्रपात है आपका नर्मदा नदी पर ना होके यह आपका कर्नाटक में शरावती नदी पर। कहाँ? तो कर्नाटक में आपको मिलेगी शरावती नदी, यहीं पर आपको मिलेगा यह जोग जलप्रपात। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था। इसके बाद आपका पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है, हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है और शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं था, यहाँ पे जोग जलप्रपात होना चाहिए था, शरावती नदी पर है स्थित। आप इसे याद कर लीजिएगा। और निम्नलिखित में से किसे हम लोक हितवादी के नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोक हितवादी किसे कहा जाता है? तो आपका गोपाल हरि देशमुख को। किसको? तो गोपाल हरि देशमुख को हम लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न आपके सामने है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आधार वर्ष, यहाँ पे बेस ईयर पूछा गया है। बेस ईयर क्या है आपका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 1978 और 1979 ये बेस ईयर है, आधार वर्ष है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यह जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना की गई थी 1875 में, तथा यह भारत का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना की गई थी 1875 में। आपको बताना है कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो यह जो रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, यह रक्त में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्त में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो सर्वप्रथम बार जो ऑस्कर पुरस्कार था यह शुरू किया गया था 1929 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1929 में इसकी शुरुआत की गई थी। और हाल ही में 2021 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं वो
93वें ऑस्कर पुरस्कार वितरित किया गया 2021 में, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और 2021 के ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया है नोमैडलैंड को, और बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है एंथनी हॉपकिंस को, और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है फ्रांसिस मैकडोरमेंड को। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है फ्रांसिस मैकडोरमंड को। तो इसे भी आप याद रखिएगा, किस मूवी के लिए दिया गया इनको अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब, तो नोमैडलैंड मूवी के लिए दिया गया है। और जो आपके एंथनी हॉपकिंस हैं जिनको बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है, तो उनको किस मूवी के लिए दिया गया है, तो उनको फादर मूवी के लिए दिया गया है 2021 में बेस्ट अभिनेता बेस्ट एक्टर का खिताब। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहां पर? मलेशिया में। मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, यहीं पे आपको मिलेगा वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो सेट नंबर हमारा 8 है आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लेखपाल परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।